Welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 12th. Today I am going to describe moving coil galvanometer, which is one of the most important question for CBSE. Weightage 5 marks. 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सभी बच्चे हम बार बार आपको भी या किसी को भी कहते हैं सॉरी सबको कहते हैं, जब भी आप कम से कम कितने भी गए गुजरे टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो कम से कम इतना क्वेश्चन तो ज़रूर बता देते हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैरी करे। और बोर्ड में पेपर में कैसे लिखना वो भी ध्यान दो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे या कुछ रहे। आप जिसको मल्टीपल चॉइस समझते हो, मल्टीपल चॉइस बिना बनाए आंसर नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। आप सबसे पहले ट्राई करोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस कितने भी हम खराब बता के भेजेंगे, तो जितने बताएं उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के। अब पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिख लो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे 15 मार्क्स के हो गए, इसको ज़रा सुंदर ढंग से लिखना, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस जब टीचर के सामने ये जाएगा तो उसी के आधार पर वो डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आगे यदि किसी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी दिखेगा तो टीचर समझते हैं यही क्वेश्चन तो इसने पीछे ठीक लिखा है, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में ही जैसे आप ऑब्जेक्टिव वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे, 2-4 क्वेश्चन गलत हुआ, 2-4 सही हुआ, तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो फिर बाद में जब 5 मार्क्स लिखते हैं, कई बच्चों के छूट भी जाते हैं, तो उनमें फिर वही पिछला इंप्रेशन से ही नंबर मिलेगा। इसलिए मैं बार बार हर एक को कहता हूँ, फर्स्ट ट्राई 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसका लिख दो, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो जितना हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे उनमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो टोटल आ जाएगा। अब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज हुए हैं, मान लो हम 50 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, या हम जनरली 110 क्वेश्चन देते हैं। अब 110 में से 3 वाला भी कवर कर जाएगा, 5 वाला भी कवर कर जाएगा, और इन्हीं के फार्मूले के आधार पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और इसी फार्मूले के आधार पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए हमेशा ट्राई करना, सबसे पहले पेपर में हम 5 मार्क्स कितने भी हम खराब भेजेंगे तो 3 क्वेश्चन है। अब तीनों में जो सबसे अच्छे ढंग से आते हैं वो लिखना, क्योंकि उसी से आपका इम्प्रेशन पूरा कॉपी पर डिपेंड करेगा। कई बार बच्चे कहते हैं, मैडम कहती है सीरियल लिखो, तो मैडम तो इसलिए कहते हैं कि उनको चेक करने में सुविधा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन मुझे किस में सुविधा होगा, हमें ये देखना है। इसलिए बोर्ड वाले भी या एग्जामिनर भी या सभी कहते हैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिखो जो आप सबसे अच्छे ढंग से जानते हो। और ये क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। अब आप क्या आ जाओ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये पूरा ध्यान से देखो, वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पर जाके बार बार देखोगे तो पूरा लर्न आ जाएगा। पेपर में क्या रहते हैं देख लो, ये कभी कभी 3 मार्क्स में डाल देते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब या एक्सप्लेन वर्किंग एंड थ्योरी, केवल वर्किंग थ्योरी पूछा है। मैंने बार बार कहा है कि 5 मार्क्स वाले जो इस तरह का क्वेश्चंस है, इसमें इंट्रोडक्शन भी डालो, चाहे 1 पॉइंट कहीं क्यों न डालो, इंट्रोडक्शन भी डालते हैं, प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये भी डालते हैं। तीसरे में आपका वेल लेवल डायग्राम बना दो, 2-4 लाइन लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो। आए बात समझ में, जितना टाइम रहे उतना, क्योंकि ये सब कहते नहीं हैं। और कंस्ट्रक्शन के बाद तब वर्किंग थ्योरी लिखो। वर्किंग थ्योरी के बाद पूछे कितना भी यूज क्या है इसका। अब आपको इसमें से टुकड़ा टुकड़ा बता रहा हूँ, अब आपको कैसे पूछ लेते हैं पेपर में। डिस्क्राइब वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम, एक पार्ट बना दिया। फिर बी पार्ट में लिख देगा व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर, या व्हाट डू मीन बाय गैल्वेनोमीटर, या स्टेट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट वर्क्स, किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ये सब टुकड़े टुकड़े में मिला के 5 मार्क्स बनते हैं। ये नहीं समझ लेना कंस्ट्रक्शन से लेके यहाँ तक लिख देंगे
ये होता था पुराने ज़माने में, जो हम लोगों के टाइम में पूरा का पूरा डिस्क्राइब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या लिखना है इसके भीतर नहीं लिखना वो आप जज करो। टीचर पेज गिन के नंबर देंगे। ओनली 6 क्वेश्चन है तो आपके करीब करीब 12-13 नंबर का एक क्वेश्चन बनता था। आए बात ध्यान में, इसलिए इस बात को मैं बार बार समझाता हूँ। तो अब आप आ जाओ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अब इसमें सबसे पहला हेडलाइन हम क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन। टीचर नहीं कहते लेकिन आप इस तरह से इंट्रोडक्शन डाल देना। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? तो पहला पॉइंट, मूविंग कॉइल galvanometer is an instrument used to measure very small current। पहला पॉइंट हमने बना दिया। अब आपके एक पॉइंट आप ये लिख ही सकते हो। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट में इसको डिटेक्ट करने में भी यूज करते। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। पिछले क्लास में जैसे हमने टॉर्क के बारे में बताया, तो जो बच्चा डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो उनसे ये कहूँगा जो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर देख लो, टॉर्क कैसे बनते हैं। टॉर्क मतलब एक फोर्स है तो घूम गया, मैग्नेट में हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, ये घूम जाते हैं। इसी पर ये काम, यदि किसी कॉइल को रखा जाएगा तो कॉइल रोटेट कर जाते हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सेकेंड हेडलाइन में आप यहां डालो प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में देखो, हम यहां पर देखो बेटा शेर में भी लिख देते हैं, हम पेपर की तरह ही लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम एक्यूरेट लिख रहे हैं। when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a टॉर्क। तब इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। थर्ड में आपके वेल लेवल्ड डायग्राम। अब मेरा डायग्राम बनाने के भी तरीके हैं। अब आप डायग्राम कैसे बनाओगे इसका भी ध्यान दो। सबसे पहले हमने बीच में एक ये मैग्नेट के दे दिए। नाउ आफ्टर प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज प्रिंसिपल एंड थर्ड इज वेल लेवल डायग्राम। तो वेल लेवल डायग्राम में बेटा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बीच में एक एल सिलेंडर बना दो, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसके चारों ओर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम रहते हैं जिस पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। और इसके ऊपर हमने कॉइल PQRS ये लिए। इसका नीचे का कनेक्शन S डैश से है जो डायरेक्ट आपके कहाँ चला जाता है, T2 पर चला जाता है, और ऊपर का कनेक्शन T1 पर चला जाता है। इन दोनों को फास्फोर ब्रॉन्ज के वायर के द्वारा हमने दो मैग्नेट के बीच में लटका दिए। मैग्नेट का फील्ड यूनिफॉर्म है,
इस तरह से है कि ये रेडियल फील्ड बनाता है। रेडियल का फील्ड का मतलब होता है जो हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। ये होते हैं, क्योंकि हम टॉर्क में जानते हैं एम बी साइन अल्फा जानते हैं, तो साइन अल्फा हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। इन सारे अरेंजमेंट को डायग्राम बना दिए, वेल लेवल डायग्राम बना दिए, मैग्नेट लिख दिए, ये सारा जहाँ तक हो सकते लिख दो, वेल लेवल डायग्राम हो गए। अब देखो बेटा, यदि आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर 1.5 तो हो गए, इससे कम तो कोई टीचर नहीं देंगे। अब आपके आ जाओ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेल लेवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज शॉन इन फिगर। ज़्यादा नहीं लिखो तो कम से कम इतना भी लिख सकते हो। और सेकंड पॉइंट में PQRSN देख लो, अ कॉइल हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ओवर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, जो हमने बताया नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम टॉर्सन हेड, यहाँ से लटका हुआ है, बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कनेक्टेड विथ, देख लो, अपर एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू T1 एंड लोअर एंड कनेक्टेड टू दिस वाया स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में था, ये स्प्रिंग क्या करता है, रिकवरी करते हैं। जैसे आपको टॉर्क को टॉर्क के द्वारा आपने घुमा दिया तो स्प्रिंग फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। ये आपके कॉइल का हो गया। L इज सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ पर हमने L सॉफ्ट आयरन कोर रखे हैं, इसलिए कि मैग्नेट के कारण ये हमेशा मैग्नेट इसके थ्रू से लाइन्स ऑफ फोर्सेस जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये फेरो मैग्नेटिक है, मोस्टली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इसी के भीतर से जाने का प्रयास करता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस रेडियल फील्ड, मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दोनों के कॉइल रहता है, जिससे कि अल्फा हमेशा 90 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर बनते हैं, MB के बराबर बनते हैं। अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मिरर M, ये भी बराबर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कहाँ यूज होता है, तो वो यहाँ एक मिरर रहते हैं नीचे चमकते हुए। अब ऊपर कॉइल का जो निडल चमकेगा, यहाँ से हम एक पिन लगा देते हैं, नॉर्मल केस में, रुके हुए केस में जब करंट पास करेंगे तो वो घूमेगा, तो नीचे इसका इमेज बनता है किसमें, मिरर में। ये और इमेज दोनों जब पैरेलल रहते हैं तब हम रीडिंग सही लेते हैं, नहीं तो इधर से देखेंगे तो ये निडल इधर दिखेगा, इधर से देखने पर इधर दिखेगा, दैट इज पैराडॉक्स, उसको कहते हैं लंबन दोष, पैराडॉक्स। और वहाँ से हम देखते हैं सीध में है, इसका मतलब आपका रीडिंग सही आ रहा है। अब इसको, इस अरेंजमेंट को कहते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। होल अरेंजमेंट इज, सॉरी यहाँ पर होल arrangement is included in a non-metallic case to avoid any disturbance due to air, due to outer magnetic field, किसी से डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए ये यहाँ रखे जाते, इनक्लोज कर दे। अब ये 6 पॉइंट है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, किताब में देखोगे तो बहुत लंबे कहानी मिलेंगे। ये डायग्राम का काम है, ये शो करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके बाद देख लो बेटा, जब यहाँ से हम आ गए अब हमारे पास आ जाता है वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग और थ्योरी के लिए नाउ वी अराइव एट वर्किंग। अब हम वर्किंग पर आ गए हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा वर्किंग आ गया। इससे पहले 4 पॉइंट हम लिख चुके हैं, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वेल लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, और 5वें पॉइंट पर आ गया हमारा वर्किंग। यदि आपको परेशानी हो पॉइंट गिनने में तो इसी पर आप 1 2 3 डालो, तो भीतर में ABC डालो, पॉइंट बनाना है। वर्किंग में देख लो, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट गेट्स डिफ्लेक्शन। जैसे कॉइल पे करंट पास करेगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण कॉइल घूम गया। अब इसी कॉइल से मान लो ये निडल घूमा है,
ये भी घूम गया। कम करंट रहेगा तो कम दूर जाएगा, अधिक रहेगा तो अधिक डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट, नीडल अटैच विथ कॉइल ऑल्सो डिफ्लेक्ट। थर्ड पॉइंट, डिफ्लेक्शन रीडिंग इज नोटेड, और जहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ रीडिंग नोट कर लो। फोर्थ, व्हेन करंट इज स्टॉप द कॉइल अगेन कम्स टू रेस्ट, कम्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन। जब करंट आप रोक दोगे तो कॉइल फिर से अपने पोजिशन में आ गया। क्यों, किसके कारण? ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर एंड स्प्रिंग एस, नीचे में जो लगा था एस डैश, उनमें रेस्टोरिंग टॉर्क पर। तो एक को बेटा मोस्टली जितने भी बुक है मार्केट में, कम से कम दिल्ली में, वर्किंग थ्योरी एक ही जगह लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। रियल में वर्किंग ये हुआ, इसको आप सेपरेट कर दिए। इससे बेनिफिट हो गया क्या कि टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चे का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब थ्योरी में व्हेन अ करंट इज पास थ्रू कॉइल इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, थ्योरी का मतलब उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके प्रूव कर दो। टॉर्क होगा, टॉर्क की फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? T इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। बुक का पैटर्न बदलता है तो आप शुरू से लर्न करते आए हो NIBA, तो आप अपना ही पैटर्न हमेशा याद रखना, नहीं तो बुक वाला कभी बी पहले कभी ए पीछे, तो ना ये याद रहेगा ना ये याद रहेगा। तो NIBA साइन अल्फा याद रखें। नेक्स्ट क्या है? बट फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल है। दैट इज अल्फा इज 90 डिग्री। अल्फा क्या है देख लो बेटा, मैग्नेट रेडियल का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन ऑफ कॉइल दोनों पैरेलल है, तब अल्फा होगा इसका एरिया वेक्टर्स। प्लेन का एरिया वेक्टर कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, एरिया वेक्टर और प्लेन के कॉइल के बीच का एंगल अल्फा है। ये इस कंडीशन में 90 डिग्री हो गया। तो साइन अल्फा 90 दैट इज साइन 91। अब 1 इसमें हम पुट कर दिए तो हमारे पास टॉ इक्वल टू NIBA हो गया। इतना तो याद रखना पड़ेगा बेटा। ये डिफ्लेक्ट करा, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये टॉर्क के कारण कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ। अब देख लो, अब आपके जब करंट पास नहीं होता है तो भाई जैसे कॉइल घूमेगा इससे लटकते हुए, तो देख लो फिंगर में ट्विस्ट हो गया, छोड़ते ही फिंगर अपने इस पोजीशन में आ गया। तो इसीलिए कहते हैं लेट थीटा बी ट्विस्ट इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज एंड के बी द ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट एंगल। तो रेस्टोरिंग टॉर्क उसमें ये प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप करंट बंद करोगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क उसको फिर से घुमा के अपने पोजीशन पर ले आएगा। तो इस तरह से के थीटा हो गया। लेकिन जब आपने डिफ्लेक्टिंग दिए, ये घूम आती है यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो रुक गया, इसका मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, वहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल है। तो आप ये लिख दिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क NIBA। हमें तो करंट मेजर करना है बेटा, के थीटा, तो I इक्वल टू के थीटा अपॉन NBA। के अपॉन NBA को हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लेते हैं। अब यहाँ पर I इक्वल टू जी थीटा, ये हो गया I प्रोपोर्शनल टू थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स ज़्यादा करंट रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कम करंट रहेगा तो कम करंट। अब दिस प्रूव्स दैट डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड स्केल डिजाइंड ऑन दिस बेसिस। इस डिजाइन पर हम स्केल पता करते हैं। मान लो 10 एम्पियर में पूरा 180 डिग्री आ गया तो 5 एम्पियर में बीच में हो गया 90 डिग्री पर। उस तरह से हम डिजाइन करते हैं। वैसे हमारे लैब में जो यूज होते हैं उसको वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बीच में 0 रहता है, इधर रहते हैं और इधर डिफ्लेक्शन होता है। अब बता दो ये एंगल कितना होता है आपके लैब में? मैक्सिमम रेंज देखे हो, पढ़े हो बेटा? इधर 30 तक, जनरली 25-30 रहते हैं, तो आपके लैब में जो मौजूद है वो 30 तक डिफ्लेक्शन है, और उसी को समझ लेना 30 डिग्री एंगल है। इधर 30 डिग्री एंगल हुआ डिफ्लेक्शन। इसका यूज देख लो, इट इज यूज। अब कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज क्या करते हैं, तो वैसे तो हम इंट्रोडक्शन में ये डाल चुके हैं, लेकिन आप हेडलाइन तो बनाओगे तो 6-7 हेडलाइन बन गए बेटा, टीचर कहाँ नंबर काटेंगे? किसी एक पॉइंट को पढ़ लेंगे, सही पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट एंड इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल करंट। आजकल क्विक में लोग काम करना चाहते हैं, कॉपी भी क्विक में चेक करना चाहते हैं,
वो हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, कहानी लिख दोगे तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक यूजेज हो गए। इसके अलावे और वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस at BD Gurukul. Today I am going to discuss some topics related with moving coil galvanometers. Moving coil galvanometer से जो related topics है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली बच्चे वर्किंग थ्योरी करके जाते हैं या कंस्ट्रक्शन करके जाते हैं। तो देखो बेटा, अप्लाइड फिजिक्स है, इसमें उसके ऊपर ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल क्या किया जा रहा है, आपको लिख दो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक क्वेश्चन बना दिया। एंड डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो क्वेश्चन जोड़ दिया, 5 मार्क्स में आ गए। या कभी कभी करंट सेंसिटिविटी नहीं दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं देते हैं, डिफाइन सेंसिटिविटी, कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। रियल में यहाँ पर सेंसिटिविटी वर्ड से क्या परिचय है। मान लो अब थोड़ा सा भी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का नीडल है, थोड़ा सा भी करंट दिए तो खूब ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मीन्स एंगल जितना ज़्यादा होगा, उसको कहेंगे उतना ही अधिक सेंसिटिव है। मैंने हल्का सा स्मॉल करंट भी गया तो वो डिफ्लेक्शन हो गया ज़्यादा। ये हम जनरली जो जानते हैं आपके, इसमें सबसे पहले आपने पढ़े थे I = K/N/BA इंटू थीटा। जैसे ये हम पढ़े थे, तो थीटा मोर होना चाहिए। ये टॉपिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस। ये यदि हम लेस कर देते हैं तो कह देंगे भाई कंडीशन ऑफ सेंसिटिव है। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम पिछले क्लास में आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताए थे। लंबा लेक्चर हो गया था तो छूट गए, उसको आज हम इसमें कर देते हैं। इसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पार्ट 2 करके पब्लिश कर देंगे। तो आप सबसे पहले देखो करंट सेंसिटिविटी। अब इसी को जो लर्न करते हैं, इसी में सभी के अपने अपने तरीके हैं डिफाइन करने के। हमें बार बार बताता हूँ, पॉइंट में लिखा करो जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए, टीचर भी उसको वेरीफाई करे, देखे, लुक करे। अब यहाँ पर फर्स्ट में देखो, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट flowing through it is called current sensitivity of galvanometer. The deflection प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर, किसी गैल्वेनोमीटर में कितना एंगल डिफ्लेक्शन होता है 1 यूनिट करंट फ्लो करने से। तो मान लो 1 एम्पियर करंट दिए 30 डिग्री हो गया, और 1 एम्पियर करंट देंगे 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। जिसमें जितना एंगल ज़्यादा बनेगा उसको उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। कहोगे क्यों, एक में हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, इसको आप टुकड़े टुकड़े में करोगे तो भाई जितना देख सकते हो नेकेड आई से उतना ही टुकड़ा हम कर सकते हैं। तो छोटा सा मिनिमम वैल्यू वही हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें यदि आपको 30 डिग्री हो गया तो यहाँ से 30 डिग्री तक के लिए हर पार्ट का हम मेजर कर सकते हैं। तो 1/30 एम्पियर तक तो हम करंट मेजर कर ही सकते हैं। तो इसलिए इसी को कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में इट इज जनरली डिनोटेड बाय IS। अब देखो सिंपली ये लिख देते हो तो लोग कहते हैं ये कोई पॉइंट हुआ, हम IS से शो किए, कोई पॉइंट नहीं हुआ। दैट इज करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। जैसे आप कहते हो आई एंगल में एम्पियर में, तो ये आपके हुए इम्प्लाइज आप आई एस लिख दिए, दिस इक्वल टू डिफ्लेक्शन को हमने थीटा लिखा अपॉन आई लिख दिए, ये आपका बन गया। अब आपको जो इसमें डिनोटेड बाय दिए तो आपने ये नीचे लिख दिया, इसी को जनरली डिनोटेड बाय एस एंड इस तरह से आप निकाल दिए। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, इट इज मेजर्ड, इट इज या इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय एंगल डिफ्लेक्टिंग एंगल बाय गिवन बाय डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट करंट। ये मेजरमेंट क्या है जो हमने यहाँ पर शो कर दिए दिखाने के लिए, भाई ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। इट इज गिवन बाय डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट करंट। तो देख लो, मान लो इन आई करंट डिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल टू थीटा, तो वन करंट में कितना डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, थीटा बाई आई। देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू थीटा बाई आई। लेकिन हमने इसको क्या शो किए थे, आई एस से शो किए थे, तो आई एस इक्वल टू थीटा बाई आई, ये हो गए। अब इसी से नहीं होता है, बट अभी हमने क्या सीखा था, बट आई इक्वल टू सीखे थे के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। इस कंडीशन में यदि आप यहाँ पर ये पुट कर देते हो तो आई एस की वैल्यू क्या निकल जाएगा, थीटा अपॉन, देखो बुक वाले शॉर्ट मार दिया करते हैं, आपको शॉर्ट नहीं करना है, याद रखना है, तो दिस अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। ये थीटा कैंसिल हो गया, ये आपके बन गए 1 अपॉन के अपॉन एन बी ए। नेक्स्ट में आप 1 इंटू एन बी ए अपॉन के लिख सकते हो। देयरफॉर आई एस इक्वल टू, ये भी फार्मूला बन गया, एन बी ए अपॉन के। बेटा अब इसमें ये बता दो, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने कॉइल रखे हैं, और ए एरिया ऑफ कॉइल है, और के हमारा टॉर्सनल रेस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट एंगल। तो इस तरह से ये हो गया। देयरफॉर आई एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई भी फार्मूला लिख सकते हो, और एन बी ए अपॉन के भी लिख सकते हो। आया बेटा समझ में? अब इसके आधार पर कम से कम 4 पॉइंट तो होना चाहिए। तो 4 पॉइंट में आपके देख लो, फोर्थ में एसआई यूनिट बताओ अभिषेक, एसआई यूनिट एज, हम एसआई यूनिट यहाँ के आधार पर देखते हैं, इसको भी हम पुट करेंगे तो निकल जाएगा यहाँ के आधार पर। एंगल अपॉन करंट, एंगल जो प्लेन एंगल है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, तो इसलिए हो गया रेडियन पर एम्पियर या RAD एम्पियर पावर -1, ऐसे जो भी लिखो। एक पॉइंट और लिख लो भाई, कभी एक आध नंबर के क्वेश्चन ये सारे टेल में रहते हैं, हमने 4 पॉइंट बना दिए। यदि आपको 1 नंबर में दिया है तो 2 पॉइंट तो चाहिए भाई, एक ये लिख दिए डिनोटेड बाई, ये सब दे दोगे तो लुकअप में अपने आप आ जाएगा। अब आपके ये एसआई यूनिट हो गए। इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट तो आपके पॉकेट में ये रखा हुआ है, क्योंकि करंट में हम बताएं नहीं भी याद रहेगा, स्केलर लिख दोगे तो 90% से ऊपर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आए बात समझ में? ये 5 पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए। ओके, अब द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट, टॉपिक्स बदलें। अब आपके इसी में देख लो, इधर नोट कर लिए ना,
अब ये ऐड होगा तो ऐड कर देंगे और नहीं तो टुकड़े में रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। देखो बेटा, अब यहाँ पर करंट के लिए हम क्या अब लिख देते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, voltage sensitivity of galvanometer, the deflection produced in galvanometer per unit voltage the deflection produced in galvanometer per unit voltage is called voltage sensitivity of galvanometer। मीटर ये हो गए, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू एंगल अपॉन वोल्टेज का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात समझ में, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टर्मिनल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपली, इट इज जनरली denoted by Vs, therefore Vs equal to angle upon voltage Vs equal to थीटा अपॉन V लिखा हमने। एक इक्वेशन ये बन गए आपके, एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पर देख लो, बट V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, I R। इस तरह से Vs इक्वल टू थीटा अपॉन I इंटू R। और I का वैल्यू क्या होता है, हाँ। अब यहाँ पर ये भी आपके फॉर्मूले बन गए, ये भी आप घेर सकते हो, बट I इक्वल टू एन के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। तो ये हम पुट कर देते हैं, तो वी एस इक्वल टू थीटा अपॉन, देखो सॉल्यूशन हल्का हल्का है, बुक वाले शॉर्ट मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज़रा ध्यान देना, एन बी ए इंटू थीटा इंटू आर। अब इसमें से देख लो, थीटा और थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 1 अपॉन के अपॉन एन बी ए इंटू आर बन गए इसके। अब यहाँ पर जब बन गए तो देख लो, इम्प्लाइज वी एस इक्वल टू, देख लो एन बी ए ऊपर चला गया, एन बी ए अपॉन के इंटू आर, हमने ये लिखा। अब देख लो, इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो एक फार्मूला ये बन गया आपके, ये सेकंड हो गया। तो आप एन बी ए दिया रहेगा, के दिया रहेगा, आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आराम से निकाल सकते हो। अब उसके बाद यहीं पर देखो, वी एस इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू 1/r लिख सकते हैं, बट एन बी ए अपॉन के इक्वल टू हमने पढ़ते हैं आई एस, करंट सेंसिटिविटी। तो इस हिसाब से देख लो, वी एस इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इंटू 1/r हुआ, तो रिजल्ट आ गया
वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, ये ओम्स लॉ की तरह हो गया, V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया आई एस अपॉन आर। आगे ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ये तीनों इक्वेशन आप इस तरह से डिनोटेड बाय दिस। थर्ड में यहाँ लिख लो बेटा, इट इज गिवन बाय, बस यहाँ से स्टार्टिंग कर दी। यहाँ देख लो, ध्यान दो, इट इज गिवन बाय में ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में बताओ इसमें क्या लिखे हम। हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिफ्थ एसआई यूनिट आप इसके आधार पर ले लो, रेडियन पर वोल्ट। एसआई यूनिट इज रेडियन पर वोल्ट, और इसी को लिख देते हैं RAD, ऐसे करके वोल्ट लिख देगा, या RAD वोल्ट का V का पावर -1। तब 5 पॉइंट्स आपके इसके बन गए। तो बेटा इसमें से रियल में यदि आप गैल्वेनोमीटर करना चाहते हो और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो केवल आपको जैसे हमने गैल्वेनोमीटर बताए, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वेल लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी, और ये पॉइंट सब भी आपके साथ करना पड़ेंगे। इस कंडीशन में तब आपका ये हो जाएगा पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर। हम लोग भी तैयारी करते थे। देखो आप आजकल बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर इम्पोर्टेंट क्या क्या है बता दीजिए, ये। अब हमारे टाइम में भी ऐसे ही चलता था। हमारे टाइम में तो और भी था, गिने चुने। मान लो ऑनर्स फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो हर पेपर में 12 क्वेश्चन रख के जाते थे। लोग कहते थे भाई इसी में से आएगा कोई। तो वो 12 क्वेश्चन आप जो समझते हो सिर्फ क्वेश्चन है, तो वो नहीं, एक हिसाब से 12 चैप्टर हो गया। अब मुझे मालूम है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो अब उसमें से एक चैप्टर को हम A to Z कर दिए। ये नहीं तो थोड़ा इसका करने के लिए एकदम 12 चैप्टर किया अटेम्प्ट। मान लो नहीं आए। अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम दिखाते बेटा, इसलिए अभी से सिंसियर हो। सिंपल सा एग्जांपल है, मैथ पेपर फर्स्ट देने गए थे ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर पहला पार्ट था, उसमें अलजेब्रा ABCD था। यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। 4 ग्रुप है, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट 2D, कोऑर्डिनेट 3D। अब मुझे मालूम है कोऑर्डिनेट 3D में से एक क्वेश्चन इस लेसन के आएंगे, गारंटी है। तो हमने एक चैप्टर वहाँ से रेडी कर दिए। देखो किए तो पूरा, लेकिन पेपर के दिनों में उस चैप्टर को कंट्रोल किए। एक चलो 2D से भी एक आता है, तो उससे भी कंट्रोल किए। टीचर कोई वही लंबा लपेटते हैं ना, लेकिन लंबा लपेटने की बात जो सच्चाई है बताता हूँ। हाँ, अलजेब्रा मैंने पूरा का पूरा बुक तैयार कर दिए ग्रेजुएशन का, और वो अलजेब्रा अभी भी हम पढ़ाने के पावर में रखते हैं। हाँ, ट्रिगो पूरा पूरा करके दिए। अब उस बार देखो, तो हमारा ये प्लान था कि भाई उन दोनों से एक एक क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री है, और बाकी मुझे 8 क्वेश्चन करना है, तो एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच है, तो 2 वहाँ कर देंगे, बाकी बच गए 6। तो 3 अलजेब्रा से कर देंगे, 3 ट्रिगो से कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, आधा पोर्शन अलजेब्रा का एक चैप्टर, आधा पोर्शन दूसरा, आधा पोर्शन 8 ही क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का समझ लो, वेटेज 12 नंबर करीब हो गए आपके, ऐसे दे दिया। तो परिणाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेट में भी जिस चैप्टर को फुल रहता था उसमें से थोड़ा, फिर अगला चैप्टर, फिर तीसरा, अगला मिक्स कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। जो उम्मीद करते थे मुझे 100, 90, 80 आएगा, तो सारे के सारे 50, 60 में आ गए थे उस पेपर में। मैथ का 3 पेपर होता था, क्योंकि हमारे टाइम में 1200 के ग्रेजुएशन होते थे, समझे ना। तो अब उस कंडीशन में तो मारे गए ना बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए कहता हूँ, ये जब आप एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हो, तो उसका हर पार्ट तैयार करके चलो। भाई उनकी मर्जी है, जो पार्ट पूछना है पूछ लो,
तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो पूरा याद है, लेकिन यदि केवल वर्किंग थ्योरी करके गए और वहाँ पूछ लिया भाई प्रिंसिपल बताओ, वहाँ पूछ लिया करंट सेंसिटिविटी बताओ, वहाँ कंडीशन फॉर सेंसिटिवनेस के बताओ, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। आए बात समझ में ना? तो इसलिए जब तैयारी करते हैं तो पूरी तरह से करें। तो यहाँ तक आपके हमने पॉइंट में बना दिया। हाँ, ये सब एक एक नंबर दो दो नंबर में रहते हैं। न्यूमेरिकल इसका बहुत ईजी रहता है, इसलिए बड़े देखो न्यूमेरिकल टफ रहते हैं करंट के, शुरुआत के इलेक्ट्रोस्टैट के, क्योंकि ये बार बार सारे बच्चे पढ़ते हैं। जब आगे आप बढ़ते हो तो टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ट न्यूमेरिकल रहता है। फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल में पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा, ब्रेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इन चैप्टर को कस के पकड़ो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया कंडीशन फॉर सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर्स। नोट कर लिया नहीं सारे? भाई दीपांशु, तो हम उम्मीद करें ऐसे कैसे लिख दोगे पेपर में, तब देखो कैसे नंबर नहीं आते हैं। टीचर कहाँ काटेंगे नंबर? टीचर को किसी को आप गलती करते हो तो तब मौका देते हो नंबर काटेंगे, तो मौका ही मत दो। ये भी नहीं स्कूल के पेपर में अच्छे नंबर दे दें तो आसमान चढ़ जाना टीचर को, इस हिसाब से। अब यहाँ पर कंडीशन फॉर सेंसिटिवनेस, कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिव कब होंगे? तो हम जनरली जानते हैं I इक्वल टू, तो पहले अब इसमें भी हम पॉइंट बना देते हैं। देखो पहला पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। इफ अ गैल्वेनोमीटर, एक मिनट, गैल्वेनोमीटर shows very large deflection, if a galvanometer shows very large deflection for a small current, for very स्मॉल करंट हमने ले लिया। चलो, इफ ए गैल्वेनोमीटर शोज वेरी लार्ज रिफ्लेक्शन फॉर ए वेरी स्मॉल करंट, देन इट इज said to be more sensitive, या ऐसे भी लिख सकते थे, गैल्वेनोमीटर said to be more sensitive if it shows large deflection for a small current। छोटा करंट भी देंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसको हम ये लिखते हैं। अब इसके बाद आप क्या जानते हो? अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, I इक्वल टू जी थीटा हम जानते हैं। अब यहाँ पर देख लो जी थीटा वेयर, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग एंगल, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। नेक्स्ट लाइन में देखो I इक्वल टू K अपॉन
एन बी ए इंटू थीटा, ये हमें फिक्स है, ये हमें चाहिए मोर, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेस इस टर्म को। अब यहाँ पर यही हमारे पास है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू, थीटा हम निकालना चाहेंगे तो एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अब ये थीटा हमें ज़्यादा चाहिए, ये हमारे पास क्या है, लेस है, तो इस कंडीशन में ये पूरा पूरा क्या चाहिए, मोर। हो गया इसके कंसेप्ट। एक मिनट, चश्मा का ये शीशा कब से निकल रहा है। इसी को यहाँ लिख दो, फॉर मोर वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर मोर वैल्यू ऑफ थीटा जी इक्वल टू एन, सॉरी जी नहीं, एन बी ए अपॉन के must be more for less current। ठीक है, अब ये हमारा कैसे होगा देख लो, फॉर मोर एन बी ए अपॉन के एन should be more, B should be more, A should be more और K should be least, ये होना चाहिए। hence कंडीशन थर्ड में आ जाओ रिजल्ट में, and condition for sensitivity of, for more sensitivity of galvanometer, फर्स्ट केस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns of the coil must be more within a limit, यहाँ लिख देता हूँ within a limit। अब within a limit इसलिए लिखिए, अब टर्न्स बढ़ा दोगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, साइज भी तो बढ़ेगा, इसलिए हम within a limit मैक्सिमम होना है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मस्ट बी मोर विद इन अ लिमिट, एक लिमिट के भीतर में। सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड should be more, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा आपका हो गया द एरिया ऑफ कॉइल मस्ट बी मोर विदिन, यहाँ भी लिख देता हूँ विदिन अ लिमिट, एक लिमिट है उसे, क्योंकि बड़ा साइज एरिया हो जाएगा, कॉइल बड़ा बन जाएंगे तो कॉइल का बल्कि बन जाएगा, तब उसका इफेक्ट पड़ेगा वर्क करने पर, इसलिए एक लिमिट के भीतर में उसका भी ये होना चाहिए। और चौथा है आपके रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट,
पर यूनिट ट्विस्ट दैट इज K मस्ट बी स्मॉल लेकिन विदिन अ लिमिट, ये भी होना चाहिए लिमिट। अब जैसे इसको घुमा दिए, कम होगा वैल्यू तो आराम से आएगा धीरे धीरे, लेकिन अब जब कुछ ज़्यादा कम कर दोगे तो घुमाने के बाद वो आएगा ही नहीं, वो इतना हो गया ऐंठ गया। इसलिए उसकी वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन इतना कम होना चाहिए कि वो लौट के फिर से आ जाए। इतना कम नहीं होना चाहिए, टेस्ट कर दिए तो घूम ही नहीं पाया। इसलिए हमने लिखा रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मस्ट बी स्मॉल विद इन अ लिमिट। इस तरह से बेटा ये गैल्वेनोमीटर का पूरा टॉपिक्स आपका कवर किया है। इस पूरे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, वीडियो में या तो हम ज्वाइन कर देंगे या नहीं तो हम आपको मूविंग कॉइल गैल में पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम पब्लिश कर देंगे। अब आपको ये समझ में आ गए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट डाल देना, उस कमेंट का रिप्लाई हम विदिन 24 आवर्स दे देंगे। थैंक यू।